हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम होम साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे। इस चैप्टर का मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है और ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आहार के प्रकार से। बाकी जो पीछे का है वो फर्स्ट पार्ट में है सारा। तो चलिए सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अब। आहार के प्रकार। आहार दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित आहार, दूसरा है संशोधित आहार। नियमित आहार क्या होता है? नियमित आहार वो आहार है जो हम डेली खाते हैं। जो आहार हम डेली लेते हैं उसे नियमित आहार कहते हैं। ऐसा आहार, नियमित आहार संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो भी उसकी आवश्यकता होती है, उसकी पोषण आवश्यकता, उन आवश्यकताओं को पूरा करे। तो जो डेली हम आहार लेते हैं वो सिंपल है, वो नियमित आहार है। दूसरा आ जाता है आपका संशोधित आहार। संशोधित आहार क्या होता है? जो हम नियमित आहार है उसी में जो कुछ संशोधन कर देते हैं उसे ही संशोधित आहार कहते हैं, या फिर चिकित्सीय आहार। मतलब अगर कोई भी इंसान जो डेली आहार ले रहा है उसकी आवश्यकता के लिए सही है वो, लेकिन अगर कोई रोगी है वहीं पर, तो उस रोगी के हिसाब से उसमें संशोधन कर देना आहार में, उसे कहेंगे हम संशोधित आहार या फिर चिकित्सीय आहार। क्योंकि जब हम वो आहार रोगी को दे रहे हैं तो रोगी को जिस प्रकार के आहार की आवश्यकता है, तो जो डेली देने वाला आहार है उसी को हम थोड़ा सा चेंज करके तब देते हैं रोगी को, रोगी के रोग के अनुसार। तो ये आ जाता है आपका चिकित्सीय या संशोधित आहार में। अब हम देख लेंगे एक बार ये भी कि नियमित आहार क्या होता है। तो नियमित आहार क्या है? संतुलित आहार में स्वस्थ व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी खाद्य पदार्थ जो शामिल होते हैं, नियमित आहार है। तो इसमें हमने देख लिया, पहला जो हमारा सामान्य आहार है, वो सामान्य आहार वो आहार होता है जो हम डेली लेते हैं। खाद्य पदार्थ जो भी है हमारा एक संतुलित आहार हो गया, सामान्य आहार। लेकिन दूसरा संशोधित आहार है वो हम लेते हैं किसी भी चीज़ की चिकित्सा के लिए, इसीलिए इसे चिकित्सीय आहार भी कहा जाता है। तो चिकित्सीय आहार जो है इसके प्रकार देखिए, ये 3 टाइप का होता है चिकित्सीय आहार। तो इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? 3। चिकित्सीय आहार का पहला प्रकार देखिए यहाँ, स्थिरता और बनावट में परिवर्तन। इसमें क्या करते हैं? पहला प्रकार तो ये हो गया कि उसकी स्थिरता या बनावट में परिवर्तन कर देते हैं। बनावट में परिवर्तन कैसे? जैसे अगर कोई फल है और रोगी को देते हैं तो वो फल डायरेक्ट ना देकर कहीं उसे जूस के रूप में चेंज कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? इसके आहार, इसका जो वो परिवर्तन कर दिया हमने, ठीक है, बनावट में उसके परिवर्तन हो गया। तो कोई भी है जैसे यहाँ तरल पदार्थ या तरल और नरम आहार देना, ये सारा क्या है? उसकी बनावट में परिवर्तन करके जो रोगी को दिया जाता है। तो पहला प्रकार में क्या हो गया कि उसकी बनावट में परिवर्तन। दूसरा, कैलोरी में वृद्धि या कमी कर देना। अगर किसी को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है तो उसको उसके जो वो सामान्य जो डेली लेता था आहार, उससे ज़्यादा कैलोरी बढ़ा कर दिया जाता है, या फिर उससे कम कर देना। तो दूसरे में क्या आ जाता है? कैलोरी में वृद्धि और कमी कर देना। थर्ड में आ जाता है पोषक तत्वों की मात्रा में कमी या वृद्धि कर देना। अगर लगता है कि कोई पोषक तत्व जो है, जो भी रोगी है उसके अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए कोई भी पोषक तत्व की मात्रा, तो उस पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। या फिर लगता है कि ये चीज़ जो है इसमें कमी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कुछ पोषक तत्व हम अगर ज़्यादा मात्रा में भी ले लेते हैं तो वो भी जो है खराबी करता है। तो इसीलिए मात्रा में कमी या वृद्धि करना। तो पहला आ जाता है आपका बनावट, मतलब उसको बनावट चेंज करना। दूसरा कैलोरी में वृद्धि या कमी करना। और तीसरा आ जाता है पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि या कमी करना। अब ये चिकित्सीय आहार हम कहते किसे हैं? हमने भी देखा कि चिकित्सीय आहार जो है वो रोगियों को दिया जाता है। 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य जो हम डेली यूज़ में खाना खाते हैं, जो संतुलित आहार होता है। दूसरा चिकित्सीय आहार। चिकित्सीय आहार क्या है? वह भोजन योजना जो खाद्य पदार्थ या पोषक तत्वों के सेवन को नियंत्रित करती है और रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित की जाती है। यह चिकित्सीय स्थिति के उपचार का हिस्सा है। ये क्या है? जो रोगी का जो चिकित्सा किया जाता है तो उसी चिकित्सा का ही एक हिस्सा होता है ये आहार में भी परिवर्तन करना। और सामान्यतः एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया जाता है, और ये एक डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और एक आहार विशेषज्ञ द्वारा इसकी योजना बनाई जाती है। और एक डाइटिशियन जो है वो इसकी योजना बनाती है कि कैसा डाइट देना है रोगी को।
चिकित्सीय आहार आमतौर पर नियमित आहार का संशोधन होता है। चिकित्सीय आहार क्या है, जो हम नियमित आहार ले रहे हैं उसी में संशोधन कर देना, उसी में थोड़ा जो है वो चेंज कर देना, ज़्यादा कम जिस टाइप का देना है, या तो उसकी जैसे दे रहे हैं हम उसमें परिवर्तन कर देना, उसकी बनावट में परिवर्तन कर देना, या पोषक तत्वों में परिवर्तन कर देना। तो चिकित्सीय आहार जो है वो सामान्य आहार में जो परिवर्तन किया जाता है वही है चिकित्सीय आहार। यहाँ पर हमने देखा कि 3 प्रकार से संशोधित किया जाता है आहार में, तो तीनों को आप यहाँ डायग्राम से अच्छे से देख सकते हैं। पहला आ जाता है स्थिर या फिर बनावट में परिवर्तन। बनावट में परिवर्तन क्या है, हम 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला आ जाता है इसमें, अगर बनावट में परिवर्तन देखें तो तरल आहार। सबसे पहले तरल आहार। तरल आहार में क्या क्या आता है, जैसे नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक, ये सारा चीज़ें हैं तरल आहार। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी आहार रहता है जो सामान्य आहार उसी को तरल आहार में रहता है ये। दूसरा आ जाता है पूर्णतः तरल आहार। इसमें पूर्णतः तरल आहार में वो आ जाता है जो स्थिरता में तरल आहार से भी पतला हो। ये तरल आहार से भी पतला होता है, मतलब अगर हम जूस दे रहे हैं तो जूस को भी ऐसा हो जो बिना रेशे वाला जूस हो। अगर सूप दे रहे हैं तो सूप भी छना हुआ सूप होगा, कि मतलब तरल आहार से भी ज़्यादा पतला होता है ये। थर्ड आ जाता है नरम आहार। नरम आहार में क्या होता है, ये नरम लेकिन ठोस खाद्य पदार्थ होते हैं जो हल्के पकाए जाते हैं। ये अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते। इन आहारों को चबाना और पचाना आसान होता है। ऐसा आहार जिसको चबाना या पचाना आसान होता है, नरम होता है, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बनावट में परिवर्तन का क्या मतलब है। उसका जो भी खाना है सिर्फ उसके बनावट में परिवर्तन होता है, बाकी कोई चीज़ें जो है उसमें अलग नहीं की जाती। दूसरा आ जाता है ऊर्जा, कैलोरी में इसकी सेवन में वृद्धि या फिर कमी कर देना। थर्ड आ जाता है यहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा में कमी या फिर वृद्धि कर देना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सर्जरी की अवस्था में प्रोटीन की सेवन में वृद्धि। जब सर्जरी होती है किसी की भी, तो जब सर्जरी वाले मरीज़ के लिए क्या है, उन्हें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में दी जाती है। वहीं अगर हम देखें तो जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं उनको प्रोटीन कम दिया जाता है। फाइबर रेशे की उच्च या कम मात्रा कर देना। फाइबर जो दिया जाता है मरीज़ों को, तो उसमें मरीज़ के हिसाब से देखकर उसे अगर कम मात्रा में देना चाहिए उसके रोग के हिसाब से, तो उसे कम दे दिया जाता है या फिर ज़्यादा। वहीं हम अगर देखें तो पीलिया में क्या होता है, पीलिया में वसा की कम मात्रा दी जाती है। जो भी अगर किसी को भी पीलिया है तो उन्हें क्या करते हैं, वसा की मात्रा कम दी जाती है। वसा की मात्रा ज़्यादा देने से उसमें और ज़्यादा खराबी करता है। नेक्स्ट आ जाता है उच्च रक्तचाप। जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसे क्या करते हैं, सोडियम की कम मात्रा दी जाती है। सोडियम मतलब नमक, तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको नमक की कम मात्रा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया है कि पोषक तत्वों की मात्रा में कमी या वृद्धि कर दी जाती है उनके रोग के हिसाब से। अब यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं भोजन, स्थिर भोजन की बनावट में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जूस बनाया गया है, तरल आहार फलों और सब्जियों का रस बनाया गया है। दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं नरम आहार है साबूदाना की खीर, ये नरम आहार में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ तैयार मृदु आहार, शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ, ये वो वाला है जो सबसे पतला वाला होता है, जूस वूस बनाकर देना। इसका हम लाभ देख सकते हैं कि जो ये बनावट में परिवर्तन है इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला है कि यह तरल, इस तरह के आहार चबाने और पचाने में आसान होते हैं। जब उसकी बनावट में परिवर्तन कर दिया जाता है, फल को जो है वो जूस के रूप में अगर हम परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होता है, उसे चबाने में निगलने में आसानी होती है। ये सरल चिकित्सीय संशोधन है जो कठोर रेशों, बीजों, उच्च वसा या मसालेदार खाद्य पदार्थों के बिना होते हैं। ऐसा होता है खाद्य पदार्थ जिसमें कि ज़्यादा मसाले नहीं होते। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, खिचड़ी, साबूदाने की खीर, कस्टर्ड इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है भोजन देने के तरीके। अभी हमने देख लिए कि भोजन किस किस प्रकार का होता है, 3 प्रकार का देख लिए कि रोगी को किस प्रकार के भोजन दिए जाते हैं, तो 3 प्रकार के दिए जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ जाता है कि भोजन देने का तरीका कौन कौन सा होता है। तो भोजन देने के भी आप तरीके देख सकते हैं। पहला है मुंह के द्वारा भोजन खिलाना।
तो सबसे सही तरीका जो है यही है कि किसी को भी जो है मुंह के द्वारा भोजन खिलाया जाना चाहिए, तो ये सबसे सही तरीका है। उसके बाद दूसरा आ जाता है संपूर्ण भोजन नली द्वारा। इसमें क्या होता है, अगर रोगी मुंह से नहीं खा पाता है तो उसे क्या किया जाता है, जूस वूस हो जैसे, तो यहाँ भोजन नली हमारा, अगर हमें आप लोगों को पता हो तो ये जो हमारी पाइपलाइन है, यहाँ से मुंह से भी अगर हम खाते हैं या फिर नाक, दोनों का जो है यहाँ से एक साथ ही यहाँ पर होता है कनेक्शन, तो नाक से दिया जाता है इसमें। संपूर्ण भोजन नली द्वारा जाता भोजन देने के तरीके, यहाँ पर भोजन देने के तरीकों के बारे में बताया गया है। तो पहला तरीका है मुंह के द्वारा भोजन देना। तो मुंह के द्वारा भोजन देना ही जो है ये सबसे सही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि मुंह के द्वारा भोजन देना। दूसरा आ जाता है संपूर्ण भोजन नली द्वारा। इसमें जो भोजन दिया जाता है वो, जो मरीज़ अगर वो मुंह से नहीं खा पाता है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो उसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर नाक से ऐसे जुड़ा होता है और यहाँ आता खाना जो है वो पूरा नली द्वारा ही आता है। तो भोजन नली द्वारा दिया जाता है, बस मुंह में नहीं डाला जाता। तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण भोजन नली द्वारा। और थर्ड आ जाता है अंतःशिरा द्वारा। इस तरीके से उन्हें दिया जाता है जो मरीज़ जो है वो बेहोश होता है या फिर उसे निगलने में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें क्या है वो अंतःशिरा द्वारा, नसों द्वारा जो है उनकी बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो ये भोजन देने के 3 तरीकों के बारे में बताया गया था। यहाँ भी आप एक बार पढ़ सकते हैं भोजन देने के तरीके। पहला है मुंह से भोजन खिलाना। मुंह से भोजन खिलाना, रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका मुंह से भोजन खिलाना है। दूसरा है नली द्वारा। पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है। यदि जठरतंत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वह सब पचा लेता है, वह अवशोषित कर लेता है। थर्ड आ जाता है अंतःशिरा संभरण। रोगी को पोषण विशेष विलयनों से दिया जाता है जिन्हें शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि व्यक्ति बेहोश हो या उसकी आहार नली में कोई समस्या हो या उसके लिए चबाना या निगलने में संभव ना हो, तो इस सब सिचुएशन में क्या है, अंतःशिरा द्वारा मतलब नसों द्वारा दिया जाता है रोगी को भोजन। तो ये 3 तरीके थे भोजन देने के। आगे हम पढ़ेंगे चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकालिक जो रोग है उनकी रोकथाम करने के क्या क्या तरीके हैं, ऐसे रोग जो लंबे टाइम तक चलते हैं। सबसे पहला है सही आहार, अच्छा पोषण व स्वस्थ जीवन शैली चिरकालिक रोगों को नियंत्रित करने व उनके प्रारंभ होने में विलंब कर सकता है। अगर हमारा आहार अच्छा हो, हमारा पोषण अच्छा हो, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सही हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, तो अगर ये सारी चीज़ें होती है तो आप लोग खुद जानते हैं कि जैसे डायबिटीज़, शुगर, इस टाइप की जो बीमारी है वो नहीं होती है, या फिर अगर होती भी है तो होने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब बुढ़ापे होते होते। लेकिन अगर हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हमारा पोषण अच्छा नहीं है, तो आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लोगों को जो डायबिटीज़ हो गया और हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये होता रहता है क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल जो है लोगों का वो चेंज हो गया है, पोषण जो है वो अच्छा नहीं मिल पाता। सेकंड है चिरकालिक रोगों को रोकने में नैदानिक पोषण, चिकित्सक उचित आहार परामर्श तथा समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने में मदद करता है। जो इस टाइप के रोग हैं उन्हें जो नैदानिक पोषण है, इसकी परामर्श से अगर हम देखें, अगर इसकी परामर्श ले तो समुदाय में स्वस्थ देखभाल को बढ़ाने में ये मदद करता है। तो नैदानिक पोषण जो है इस टाइप के रोगों में हेल्प करता है, इसके रोग को है रोकथाम के लिए। थर्ड आ जाता है चिरकालिक रोगों के उदाहरण क्या क्या है, जैसे मोटापा, कैंसर, मधुमेह। आजकल ये सारी बीमारियां अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। हृदय रोग, HIV, एड्स और अति तनाव, ये ऐसे रोग हैं जो कि लंबे टाइम तक चलते हैं। डॉक्टरी पोषण और आहारिकी का अध्ययन व्यवसायिकों को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। जो लोग इसका अध्ययन करते हैं, जो लोग ये पढ़ते हैं डाइटिशियन का और आहार के बारे में, पोषण के बारे में पढ़ते हैं, तो वो लोग कौन कौन सी चीज़ें जानने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट है रोगियों की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरा करने के लिए आहार योजना बनाना। रोगियों को पोषण के लिए कि उन्हें कैसा पोषण मिलना चाहिए, उसकी योजना कौन बनाता है, जो आहार विशेषज्ञ होता है, जो डाइटिशियन होता है।
नेक्स्ट है विभिन्न रोग स्थितियों में आहार को संशोधित करना। अलग अलग रोगों के लिए आहार को संशोधित करना कि मतलब कौन से रोग में जो है, क्योंकि हर रोग सेम खाना हम एक ही, अगर अलग अलग रोग है तो उसमें खाना भी अलग अलग दिया जाता है। एक ही खाना जो है वो हम सभी रोगों के व्यक्ति के लिए नहीं दे सकते। तो रोग की स्थिति के अकॉर्डिंग जो है आहार को संशोधित करना, आहार उसी हिसाब से डाइट प्लान करना। नेक्स्ट आ जाता है खिलाड़ियों के लिए अंतरिक्ष, पनडुब्बियों, रक्षा सेवा, उद्योगों के कार्य करने व्यक्तियों के लिए आहार योजना बनाना। जो अलग अलग लोग हैं उन सब के लिए क्या है, अलग अलग टाइप के। अब जो अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं तो उनके लिए वो वहाँ पर ले जाना कौन सा खाना ले जाना सही होगा, किस टाइप का खाना खाना सही होगा। पनडुब्बियों के लिए फिर रक्षा सेवा, जो हमारे सैनिक हैं और जो उद्योगों में कार्य कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, सब लोगों को जो अलग अलग टाइप के जो भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी लोगों के लिए, जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, सबके लिए अलग अलग डाइट प्लान बनाना, ये भी काम किसका होता है, जो डाइटिशियंस होते हैं। नेक्स्ट है अस्पताल में भर्ती या बाहरी रोगियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। जो भी लोग अस्पताल में जाते हैं रोगी, तो कुछ लोग होते हैं जो भर्ती होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वहाँ जाते हैं अपने रोग का इलाज के लिए। तो सभी लोगों के लिए डाइट प्लान करना, उनको स्वास्थ्य उनका कैसे बेटर रह सकता है, उस सब चीज़ों की सलाह देना। नेक्स्ट है वृद्धा आश्रम, स्कूल, अनाथालय आदि संस्थानों में आहार सेवाओं का प्रबंधन करना। क्योंकि यहाँ अगर देखा होगा तो वृद्धाश्रम में जो लोग होते हैं तो उन सबको किस टाइप का आहार देना चाहिए। स्कूल के बच्चों के लिए अलग टाइप का होता है, क्योंकि वृद्धाश्रम में क्या है, वृद्ध लोग होंगे, तो उनके हिसाब से तरल आहार देना, उन्हें नरम आहार देना। उसके बाद फिर जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से उन्हें प्रोटीन युक्त आहार, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो मतलब सभी लोगों के लिए, सभी एज के लोगों के लिए अलग अलग आहार का प्रबंधन करना। डाइटिशियन होते हैं, वृद्धाश्रम में भी डाइटिशियन रखे जाते हैं, स्कूलों में भी, अनाथालय है वहाँ भी, तो हर जगह जो है डाइटिशियन का काम होता है, तो ये काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दीर्घकालीन बीमारियों के रोगियों की जटिलता को रोकने व जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो ये सारा था इसमें। नेक्स्ट है नैदानिक पोषण और आहारिकी का कार्य क्षेत्र। इसमें क्या क्या कार्य क्षेत्र है, क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप नैदानिक पोषण या फिर आहारिकी की स्टडी करते हैं तो इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या कार्य क्षेत्र है। फर्स्ट आ जाता है नैदानिक पोषण और आहारिकी के पोषण में विशेषज्ञ। इसमें जो है आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। नेक्स्ट है आहार सलाहकार या चिकित्सकों के साथ आहार विशेषज्ञ। आप जो है वो डाइट के सलाहकार बन सकते हैं, आहार के सलाह देने के लिए कि किस टाइप का आहार लेना चाहिए। या फिर जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर्स के साथ जो है आप आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक या शैक्षिक शोधकर्ता, या तो शिक्षक, या तो आप टीचर बन सकते हैं, पोषण और आहारिकी के टीचर बन सकते हैं जो डाइट के बारे में पढ़ाए। दूसरा है कि शैक्षिक शोधकर्ता, या तो फिर उस पर रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है उद्योगों या कंपनियों में सलाहकार। किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में जो है आप एक सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों को जो है कैसा डाइट देना चाहिए। तो उद्योग या कंपनी में भी सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है अस्पतालों में भोजन सेवा प्रबंधक। अस्पतालों में भी देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ भी डाइटिशियन रखे जाते हैं, क्योंकि अस्पताल में जो रोगी हैं वहाँ, तो अलग अलग रोगियों के लिए जो डाइट प्लान करना, उन्हें कैसा खाना देना है, तो अस्पतालों में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सकीय शोध से दवाओं, पोषण पूरकों व औषधि, चिकित्सीय खाद्य पदार्थों, नली से लिए जाने वाले आहारों, विभिन्न प्रकार के पोषण सहायक फॉर्मूला बनाने का विकास। तो इन सब चीज़ों को करने, नैदानिक पोषण और आहारिकी जो है, इस पर अगर आप पढ़ने के बाद आपके लिए इतने सारे कार्य क्षेत्र खुल सकते हैं, आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपने नैदानिक पोषण और आहारिकी से पढ़ाई की है तो आगे आपको कौन कौन से काम आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप होम साइंस में देखो तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी लाइफ से जोड़ कर देता है कि आपने अगर ऐसा किया है तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर नैदानिक पोषण या आहारिकी से आप भी पढ़ाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जॉब ऑप्शन में इतनी सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट है नैदानिक पोषण और आहारिकी में जीविका।
इस पूरे चैप्टर में हमने डाइट प्लान के बारे में पढ़ा, डाइटिशियन के बारे में पढ़ा। तो अगर आप भी डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए वो यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर विषय क्षेत्र, जैसे पोषण, खाद्य विज्ञान तथा माइक्रोबायोलॉजी और रसायन, जैव रसायन, जीव विज्ञान, भौतिकी, शरीर विज्ञान जैसे मूलभूत विज्ञान। जो ये सारे विज्ञान यहाँ दे रखे हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है रोग की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन। अगर कोई भी रोगी है, उसको रोग अगर है तो उसकी स्थिति में उसको क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, वो बीमार है, उसकी बीमारी की वजह से उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, वो चीज़ देखना आपको आना चाहिए, वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। थर्ड है पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में परिवर्तन। जो भी पोषक तत्व उन्हें दिए जा रहे हैं रोगी को, उसकी मात्रा में परिवर्तन करना आना चाहिए। फोर्थ है पारंपरिक और जातीय व्यंजन विधियों का ज्ञान, क्योंकि जो रोगी है वो किस परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसकी जाति क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसी के हिसाब से जो है व्यंजन देना पड़ता है रोगी को। नेक्स्ट है रोगी से प्रभावी रूप से बातचीत के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, क्योंकि आपको अलग अलग तरह के रोगी मिलेंगे, तो जो रोगी जैसा है उसकी भाषा में उससे बात करना, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो पाए, तो अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो है स्किल के बारे में कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि नैदानिक आहार विशेषज्ञ बनने के लिए आवश्यक योग्यता। अगर आप डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो अभी हमने स्किल के बारे में पढ़ा कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि आपको कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे आप बन सकते हैं डाइटिशियन। के लिए आवश्यक योग्यता में क्या है, 10+2 स्तर पास करने के बाद बीएससी होम साइंस। अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो 12th करने के बाद आपको या तो होम साइंस से बीएससी करनी पड़ेगी, या फिर अगर होम साइंस से अगर आप नहीं कर रहे, नॉर्मल भी अगर आप बीएससी कर रहे तो आपने पोषण विज्ञान में बीएससी किया हो, ये योग्यता चाहिए। मतलब पहले आपको 12th करनी है, 12th करने के बाद बीएससी होम साइंस करनी है, या फिर आपको होम साइंस से अगर आप नहीं कर रहे, नॉर्मल बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बीएससी करने जो है वो पोषण विज्ञान में आपकी बीएससी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आहार विशेषज्ञ के लिए डाइटेटिक्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। डाइटेटिक्स का आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। आपने ग्रेजुएशन कर ली, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली या तो होम साइंस में या फिर नॉर्मली बीएससी से, उसके बाद आपको डाइटेटिक्स से डिप्लोमा करना पड़ेगा। ये डिप्लोमा होता है ग्रेजुएशन के बाद। इसके बाद आप इस डिप्लोमा को करने के बाद कहीं भी किसी भी संस्था में, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ आपको जॉब लग जाएगी। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा डाइटेटिक्स में और आसानी से जॉब लग जाती है। अगर आपने डिप्लोमा नहीं भी किया है तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो एमएससी करने के बाद आपको जॉब मिल सकती है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पहले आपने बीएससी कर लिया, बीएससी के बाद अगर आप एमएससी कर लेते हैं, डिप्लोमा नहीं भी करते हैं, तो भी एमएससी के बाद आपको जॉब लग सकती है किसी भी हॉस्पिटल में, कहीं भी एज अ डाइटिशियन आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर जॉब मिल जाता है। लेकिन आप अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर आगे करना पड़ेगा, यूजीसी नेट की तैयारी करनी पड़ेगी। एक एग्ज़ाम होता है, तो यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करना होगा। उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं कहीं भी। और अगर आप चाहे तो उस पर एक्सपेरिमेंट आगे जब करना पड़ता है पीएचडी करने का, तो यूजीसी नेट के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं डाइटिशियन में ही आगे जाकर। यहाँ देखिए जैसे दे रखा है, मैं ये पढ़कर दिखा देती हूँ। पंजीकृत आहार विशेषज्ञ आरडी के रूप में अगर आपको योग्यता लेनी है, क्योंकि एमएससी के बाद आप एज अ डाइटिशियन जॉब तो कर सकते हैं, बट अगर आपको आरडी के रूप में योग्यता चाहिए तो इंटर्नशिप के साथ शिक्षण और शोध के लिए एमएससी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एमएससी करने के बाद आपको यूजीसी की फुल फॉर्म होती है जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूजीसी नेट जो है उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद पीएचडी की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आप जाना चाहते हैं उसमें ज़्यादा आगे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी शिक्षक के लाइन में जाना चाहते हैं तो ये था अगर आप डाइटिशियन बनना चाहें तो। और इसके बाद हम क्या क्या, अगर हम
एक डाइटिशियन बन जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की योग्यता क्या क्या चाहिए थी वो अभी मैंने बता दी है। लेकिन आप उसके बाद डाइटिशियन बनने के बाद आपको जॉब ऑप्शन क्या क्या है, करियर ऑप्शन इसमें क्या क्या है वो देखेंगे अब हम। तो कार्य क्षेत्र, जीविका के अवसर, इसमें हम देखेंगे जीविका के अवसर। पहला है आहार विशेषज्ञ, अस्पताल, जिम, विद्यालयों में। आप अस्पताल में, जिम में, विद्यालय में, इन सब चीज़ों में एज अ डाइटिशियन काम कर सकते हैं। दूसरा है चिकित्सीय शोध, जो इलाज में जो है वो शोध करना, वो चिकित्सीय शोध कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक, विद्यालय में एज अ टीचर जा सकते हैं आप। तकनीकी लेखन, महाविद्यालय प्रोफेसर, आहार सलाहकार, कंपनी सलाहकार, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों को भी जो है उनको कैसा पोषण देना चाहिए उसके लिए भी डाइटिशियन चाहिए होता है, तो वहाँ भी आप जो है एज अ डाइटिशियन वर्क कर सकते हैं। पोषण विपणन उद्यमी, चिकित्सीय खाद्य पदार्थों का निर्माण, प्रोत्साहक पोषण कार्यक्रमों की योजना। तो ये सारे आपके जो है इसके बाद जॉब ऑप्शन आ जाते हैं अगर आप एज अ डाइटिशियन वर्क करते हैं।